मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। और ये हिंदी व्याकरण आज हम इसीलिए लाए हैं, ये टॉपिक का है कि जो एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों को फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। 1 फरवरी से 12th का और 17 फरवरी से होने वाले हैं आप लोगों का 10th का। तो दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण अहम रोल निभाता है। ठीक है। हिंदी में 40 से 45% वेटेज जो है हिंदी व्याकरण का रहता है। इसीलिए हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण का ही वीडियो लेके आ गए हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण हिंदी व्याकरण आज हम देखेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों देखने का प्रयास करेंगे। और ये हिंदी व्याकरण इतना इंपॉर्टेंट रखता है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर ये सिंगल वीडियो आप लोग अगर देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है इसके बाद अगर हिंदी व्याकरण के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई वीडियो देखने की आवश्यकता है। ठीक है। रिवीजन के दृष्टिकोण से ये हम वीडियो लाए हैं। आप लोग का थ्योरी और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग साथ कराएंगे। बस कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग देखते जाइए। ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसमें है वर्ण, विचार और उच्चारण संबंधी। सबसे पहले समझते हैं वर्ण क्या होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर अ लेते हैं तो अ का आप टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आम लेते हैं तो आम का तो टुकड़ा कर सकते हैं, एक ठो आ हो जाएगा आज प्लस म हो जाएगा, लेकिन अ का तो टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही वर्ण कहेंगे जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। सब और इसी में एक और आता है वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 50 वर्ण है। याद रखिएगा, हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 50 वर्ण है, जिसमें से क्या है 13 ठो स्वर है। ठीक है। और 33 ठो व्यंजन है और 4 जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ठीक है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। 13 स्वर है, 33 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन है? 4। और टोटल वर्ण कितने हैं? 50। ये भी याद रखिए। ठीक है। उसी में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वर कौन कौन है। ठीक है। स्वर कौन कौन है? तो स्वर में आ जाते हैं अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये जितने भी है ये सभी स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं 13। ठीक है। और व्यंजन कितने हैं? 33 है। तो जितने भी इधर बच गया सब क्या है? व्यंजन है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन 25 ठो होते हैं। ये भी याद रखें, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 ठो होते हैं। अब हम बात करते हैं 4 जो होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है, वो कौन कौन है? उसमें भी होता है अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त। क्या होता है? अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त। अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। ये 4 ठो है अंतस्थ। ठीक है। उष्ण के अंतर्गत आते हैं तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। उसके बाद एक और आते हैं संयुक्त। तो संयुक्त के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अक्ष, तर, ज्ञ और री। क्या होता है? री। ठीक है। ये जो आते हैं ये सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये समझ गए। ठीक है। उसमें भी होता क्या है, उच्चारण स्थान का, इसमें उच्चारण स्थान दोनों इंक्लूड है। तो उच्चारण स्थान भी पूछता है कभी कभी। उच्चारण स्थान जैसे कोई भी वर्ड दे दिया, उसका उच्चारण स्थान किससे है? तो उच्चारण स्थान में याद रखिएगा हमेशा पूछते हैं कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से। इतना हो गया एक ठो से। जबकि संयुक्त पूछा जाता है कंठ तालु से, कंठ ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से, नासिक से। इतना इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग करते जाते हैं। ये हो गया थ्योरी, बेसिक हो गया। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं क्या चीज, क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग पूरा हिंदी व्याकरण का आज खंगाल डालेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है चवर्ण का उच्चारण स्थान है। चौवर्ण, जितने भी चौवर्ण होते हैं उसके उच्चारण स्थान कौन कौन है? तो याद रखिएगा चौवर्ण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं हमें बताइए। तो चौवर्ण के अंतर्गत क्या है उच्चारण स्थान? चौवन का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। जितने भी चौवर्ण है, य है, तलाबे स है, हर्षी, दीर्घी जितने भी है ये सब किसके उच्चारण स्थान है? तालु से आते हैं। जिसे खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अभी तुरंत चर्चा किए, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन कौन है जो संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन चर्चा किए हैं हम, अक्ष, तर, ज्ञ और री जो है उपयुक्त सभी जो है संयुक्त व्यंजन है। अक्ष, तर, ज्ञ और री टोटल कितने हैं? 4 है।
नेक्स्ट आइए, तलाबे सौ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तलाबे सौ जो है उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो तलाबे सौ का उच्चारण स्थान होता है तालु से। तो से तलाबे, तलाबे सौ, चलिए जैसे य, तलाबे सौ, हर्षी, दीर्घी, आज जितने भी चौ वर्ण होंगे सभी का उच्चारण स्थान तालु से होंगे। य का उच्चारण स्थान इसमें बोल रहा है य का उच्चारण स्थान आप लोग हमें बताइए। आप लोग जैसे अपने से खुद से सेल्फ करने का प्रयास कीजिए, जैसे कि य इस टाइप से आपको करने का प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। तो य भी तालु के स्थान जैसे य होते हैं, तलाबे सौ आते हैं, हर्षी आते हैं, दीर्घी आते हैं, जितने भी चौ वर्ण आते हैं सभी तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी कि क वर्ण का जितने भी होते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत आते हैं। जितने भी क वर्ण होंगे सब कंठ के अंतर्गत आएंगे। तो कंठ के अंतर्गत और कौन कौन आते हैं? तो जैसे अ आते हैं, आ आते हैं, विसर्ग आते हैं, ह आते हैं, ये सब कंठ के अंतर्गत आते हैं। ह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। अनुस्वार और विसर्ग अभी तुरंत चर्चा किए हैं। अनुस्वार और विसर्ग भी सॉरी को क्या कहते हैं, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग से पूछे तो ये भी आते हैं कंठ के अंतर्गत, कंठ से बोले जाते हैं। जबकि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? अयोगवाह के आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि यह न तो पूर्णतः स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, उसे ही अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्धन्य स, है ना, का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धन्य स तो मूर्धा, मूर्धन्य स तो मूर्धा। और मूर्धा से अंतर्गत और क्या कौन कौन आते हैं? तो आते हैं र आते हैं। कौन कौन आते हैं? र आते हैं, री आते हैं, जितने भी ट वर्ग है सभी आते हैं मूर्धा के अंतर्गत। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? हम चर्चा किए हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? ऊपर भी हम लोग चर्चा किए हैं। कितने हैं? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितनी है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितने हो जाएंगे? व्यंजन वर्ण का बात बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 33। 33। और स्वर वर्ण कितना हो जाएगा? 10 11 13, 13 ना होता है भाई, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ कुल बोल रहा है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या बोल रहा है ना, तो कुल वर्ण कितने हैं? 50। 30, 40, 44, 24, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जो सबसे बड़ा वाला होगा वही मार दीजिएगा। कौन हो जाएगा? 44। ये सभी कॉमन सेंस की बात है, जैसे टोटल होते हैं 50, लेकिन ऑप्शन में तो 50 है ही नहीं है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही मारना है। 9, 9 का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से आप लोग। 9 का उच्चारण स्थान नासिक होता है। क्या होता है? 9 का उच्चारण का स्थान क्या हो जाएगा? नासिक। इसके अलावे नासिक में आते हैं ड, यह, बड़ी न, छोटी न, म, ये सब नासिक के अंतर्गत आते हैं। दुर्घु उ का उच्चारण स्थान बताइए आप। हर्षु उ, दुर्घु उ, अब जितने भी प वर्ग होंगे ना सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होंगे? ओठ से होंगे। कौन कौन बोले? हर्षु उ, दुर्घु उ, और जितने भी प वर्ग होंगे, जैसे प से स्टार्ट होंगे जितने भी प वर्ग, जैसे प फ ब भ म, प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? जैसे प फ पूरा, प फ ब भ म, ये सब क्या आएंगे? ओष्ठ से आएंगे। नेक्स्ट आइए, अ का उच्चारण स्थान अभी बताइए। चर्चा किए ना कंठ से, अ का उच्चारण स्थान अ आ। ल का उच्चारण स्थान बताइए। ल का उच्चारण स्थान होता है दांत से। कहाँ होता है? दंत से। तो दंत से और कौन कौन आते हैं? तो दंत से और जितने भी त वर्ण हो, जैसे त थ द ध न, ये त थ द ध न, ठीक, सॉरी त थ द ध न नहीं होगा, न तो नासिक हो जाएगा। तो त थ द ध ये जो कंठ से, और दंत स भी हो जाएंगे दांत से। ड का उच्चारण स्थान है ड, ड का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए। अभी तुरंत चर्चा किए हैं कौन से? नासिक से। कहाँ हो जाएगा? नासिक से। नेक्स्ट आइए, हर्षी और दीर्घी ई वर्णों का उच्चारण स्थान है। हर्षी ई और दीर्घी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। ऊपर भी चर्चा हुआ है। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान हमें आप लोग बताइएगा। आप लोग अपने से भी प्रैक्टिकली करके देखिएगा। तो व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दांत प्लस ओष्ठ, दंत ओष्ठ हो जाएगा। दांत प्लस ओष्ठ व हो जाएगा।
इसमें भी फ भी आते हैं दंत ओष्ठ के अंतर्गत। बिसर का उच्चारण स्थान है, बिसर का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से है। कहाँ से है? कंठ से है। निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? महाप्राण अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो महाप्राण अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं 6। निम्नांकित में महाप्राण घोष, महाप्राण इसमें अघोष, इसमें है घोष, तो महाप्राण अघोष के अंतर्गत कौन आते हैं? भ। नेक्स्ट है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? तो कंठ और तालु, कंठ और तालु के सहयोग से इनमें से कौन है जिसका उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु से होता है? तो कंठ और तालु के सहयोग से होता है कौन? ए। कंठ और तालु से कौन सा होता है? ए। नेक्स्ट है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? कंठ ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से मिलकर होता है किनका? ओ का। किनका? ओ का, जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का कितने भागों में बांटा गया? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को क्या कहते हैं? मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ग का उच्चारण स्थान है कंठ। नेक्स्ट, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नौ, नौ का बड़ी नौ का उच्चारण स्थान है, बड़ी नौ का उच्चारण स्थान मूर्धा। तो का उच्चारण स्थान है, तो तो का उच्चारण स्थान है दंत। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान है तालु। ये सब ध्यान रखना है, बस ये वीडियो काफी है आप लोगों के लिए। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। आ हर्षी ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? आ दीर्घी और ऊ का दुर्घ ऊ, दीर्घी ई दुर्घ ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दीर्घ स्वर। फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। ट का उच्चारण स्थान कौन सा है? ट का उच्चारण स्थान है मूर्धा। नेक्स्ट आइए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान है तालु। च का उच्चारण स्थान है तालु। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं? ल। ठीक है, कौन आते हैं? ल। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है जो एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत आते हैं? ह्रस्व स्वर। कौन? ह्रस्व स्वर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होती है स्वर। कौन सी? स्वर। निम्नलिखित चिन्हों में से इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? इकहारा उदाहरण का इनमें से स्थान है कौन सा? पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, त्र क्या है? त्र क्या है? अभी तुरंत चर्चा की है ना, अक्ष, त्र, ज्ञ, अक्ष, त्र, ज्ञ और री जो है संयुक्त के अंतर्गत आते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान, भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि ओठ। ल का उच्चारण स्थान बताइए, ल का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ल का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अंतस्थ। सॉरी, लो कौन सा व्यंजन है? तो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ जैसे य, र, लो और वो जो होता है अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द में हम लोग आते हैं। क्या किस में आ जाते हैं? शब्द। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो शब्द क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे? शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है? शब्द। ठीक है, सबसे पहले शब्द समझ लीजिए, शब्द होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शब्द जो है वर्णों या ध्वनि के मेल से बने हुए स्वतंत्र या सार्थक वर्ण समूह को ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वर्णों या ध्वनियों को जो मेल से बनता है स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक क्या होता है? तो अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 तरह के होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। ठीक है, जबकि रचना के आधार पर सबके 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। जबकि उत्पत्ति के आधार पर सबके 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? शब्द के 5 भेद होते हैं, जिसमें होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एक होता है संकर। लेकिन आप लोगों को 4 समझना है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, जबकि रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम क्या है? तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम मतलब होता है तत् जो सम, इसका अर्थ होता है समान, अर्थात जो संस्कृत में जो प्रयोग होता है वही हिंदी में भी प्रयोग होता है, उससे तत्सम कहते हैं। जबकि तद्भव क्या होता है? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। देशज क्या होता है? अपना ठेठी भाषा का जो प्रयोग होता है उसे देशज कहते हैं। और विदेशज क्या होता है? विदेशी भाषा का जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसको विदेशज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें तत्सम शब्द देखते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें कौन हो जाएगा? तो जो संस्कृत का हूबहू रूप होगा उसे ही तत्सम शब्द कहेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसे संस्कृत में पुत्र, तो पुत्र संस्कृत में भी सेम है, तो उसमें हो जाएगा पुत्र। तद्भव क्या होता है? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द कौन है? जो संस्कृत में अलग प्रयोग होता है और हिंदी में अलग प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा दूसरा का? पुत, कपुत और सपुत, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। देशज क्या है? जो देसी भाषा के प्रयोग में, बोलचाल में प्रयोग होता है देशज, कि जैसे गाड़ी, लोटा, पगड़ी, ये सब सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़, यौगिक, यौगुट बोले तो रूढ़ कौन है इनमें से? पाठशाला है कि देश है कि अंबुज है कि जलज है? रूढ़ कौन है? सबसे पहले समझिए जो रूढ़ क्या होता है। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिसके खंड निरर्थक होते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा, पानी, यानी कि जिसके खंड करने पर कोई मतलब नहीं निकलेगा उसे ही रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आग है, तो आग तो हुआ, मतलब आग जलता है, अगर इसे खंड कर दीजिएगा तो आ अलग कर दीजिएगा, आ गो अलग कर दीजिएगा, दोनों, इसका आ का कुछ मतलब हुआ, गो का कुछ मतलब हुआ, मतलब खंड करने पर जिसके जो निरर्थक होता है उसे ही रूढ़ कहते हैं। तो इनमें से कौन हो जाएगा रूढ़? आप हमें बताइए, चार का कितना अच्छा बता दिए। जैसे हो गया देश, जो हो गया रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हो गया दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है? योग रूढ़ का उदाहरण है। तो योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ वे शब्द होता है जो अपना समान अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण करता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पंचानन, हिमालय, उज्ज्वलता और रसोईघर। क्या हो जाएगा इसमें? पांच का ए हो जाएगा पंचानन, है ना। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? यौगिक। अब बताइए यौगिक क्या होता है? यौगिक वे शब्द को कहते हैं जिसके खंड करने पर कोई सार्थक मतलब निकलता है, वही होता है यौगिक। ठीक है, 6 नंबर का क्या हो जाएगा? अब बताइए। स्वर्णलता, स्वर्ण प्लस लता, तो स्वर्ण का मतलब हुआ, लता का भी मतलब हो जाता है। स्वर्ण मतलब सोना, लता मतलब लता, तो स्वर्ण लता दोनों अलग भी किए तो इसका मतलब निकला ना, उसे ही यौगिक कहते हैं। लंबोदर शब्द समझिए, लंबोदर क्या है? लंबोदर गणेश जी का नाम है, तो कोई अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता है उसे यौगिक कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? सॉरी, योग रूढ़ कहते हैं। विद्यालय क्या है? अब हम बताइए, विद्यालय क्या है? यौगिक के अंतर्गत आते हैं। विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर। कान क्या है? कान का खंड कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो 9 का क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशज शब्द है? तो हमें बताइएगा। चाकू जो है वो विदेशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है आग। आग कौन सा शब्द है? आग जो है वो कौन सा शब्द है? तो आग जो है तद्भव शब्द है। आग तद्भव शब्द है। खेत, खेत कौन सा शब्द है? बताइए। खेत हम लोग प्रयोग करते हैं खेत, खेत कौन सा है? तद्भव शब्द है। पंख, पंख कौन सा शब्द है? पंख, पंख का यहाँ बात हो रहा है, तद्भव शब्द है। भिक्षा कौन सा शब्द है? भिक्षा, भिक्षा जो है तत्सम शब्द है। तत्सम जो संस्कृत और हिंदी दोनों समान अर्थ में प्रयोग होता है। कितना अच्छा से सब्जेक्टिव बता देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आराम से आप लोग देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिंजरा शब्द है, पिंजरा कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऊपर भी हम लोग बताए हैं थ्योरिटी में, कितने भेद होते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4, लेकिन ज्यादातर हम लोग 5 पढ़ते हैं, लेकिन 4 ही आप लोग पढ़िए, बोले थे ना। ठीक है, शंकर को हम लोग इग्नोर करेंगे। वाष्प क्या है? वाष्प क्या है? वो कौन सा है? वाष्प, वाष्प, वाष्प तत्सम है। आम्र शब्द क्या है? देखिए ये संस्कृत में आम्र होता है, जबकि हिंदी में आम होता है, तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संज्ञा। सबसे पहले समझते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बारे में पहले डिटेल जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखिए। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा में बस इतना ही जानना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के संज्ञा रूप से
मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हम कितना चर्चा किए हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं 5। नेक्स्ट है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा क्या प्रदर्शित करता है, भाव प्रदर्शित करता है, भाव है जो बुढ़ापा है। बुढ़ापा को लोग देख सकता है, ऊपर से भाव स्पष्ट होता है कि ये बूढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा क्या है, पहनावा इंडिकेशन है, तो पहनावा क्या चीज़ करता है, पहनावा भाव बताता है। पहनावा से ही पता लग जाता है ये कौन सा है, क्या है, नहीं है, ठीक है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस वाक्य में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी जो है वो भी भाव के अंतर्गत आ जाता है। ईमानदारी दिखता थोड़े है, वो तो भाव से पता लगता है, आदमी के बिहेवियर से ना पता चलता है आदमी कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे 2 किलो छीमी खरीदनी है। इस वाक्य में छीमी, छीमी कौन सी संज्ञा है, अब बताइए। छीमी जैसे मटर हो गया, मटर को आप एक साथ खरीद लेते हैं तो गिन पाइएगा कितना दे दिया, जैसे 10 किलो हमको खरीदना है तो कितना पीस मटर दे दिया पता चलेगा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा वो द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे आटा हुआ, चावल हो गया। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा है, जैसे सभा हुआ तो भीड़ को इंडिकेशन करता है, भीड़ मतलब समूह को इंडिकेशन करता है, समूहवाचक के अंतर्गत आ गया। टेम्स इंग्लैंड की गंगा है, टेम्स जो इंग्लैंड की गंगा, इस वाक्य में गंगा क्या है, तो गंगा आप समझते हैं हमारी पवित्र नदी है, क्या है, एक जाति है जिससे नाम का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। इस वाक्य में बाइबिल कौन सी संज्ञा है, तो बाइबिल कौन सी संज्ञा है, नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है राम और श्याम में मित्रता है। इस वाक्य में मित्रता, मित्रता क्या प्रकट करता है, मित्रता जो है भाव प्रकट करता है, ठीक है। धूप बहुत कड़ी है। इस वाक्य में धूप क्या है, इस वाक्य में धूप क्या चीज को प्रकट करता है, धूप भी भाव को प्रकट करता है। सोना बहुत चमकीला होता है। इसमें सोना क्या है, सोना क्या है, सोना को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, सर्दी, कौन है, सर्दी। मित्र शब्द का भाववाचक, मित्र के भाव मित्रता, मित्र का भाव क्या हो जाएगा, मित्रता, ठीक है, या मैत्री, नहीं मित्रता, ठीक है। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन, जैसे ही सभा का बात हुआ क्या हो जाएगा, समूह का इंडिकेशन है। कलम शब्द कौन सा है, कलम, कलम किसके अंतर्गत आते हैं, एक प्रकार की जाति के अंतर्गत आते हैं। पूरे कलम का बोध हो जाता है तो जाति के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे मानव जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। सभा समूहवाचक, ठीक है। भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सा है, जिसे भाव प्रकट होता है तो वो हो जाएगा बुढ़ापा। सुरेश कौन सा शब्द है, तो सुरेश क्या हो जाएगा, व्यक्ति का नाम हो जाएगा। तूफान किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। गिरोह कौन सा शब्द है, गिरोह, गिरोह, गिरोह समझिए, गिरोह जो है समूह का बोध होता है, गिरोह, ठीक है। अक्टूबर शब्द का कौन सा समास, अक्टूबर शब्द जो है कौन सा समास के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं अक्टूबर। सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है, सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उस भिखारी शब्द को क्या कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु और जीव के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संज्ञा। उस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितना अच्छा था, ये हो गया संज्ञा के प्रमुख प्रश्न। अब आते हैं हम लोग सर्वनाम, किस पर आएंगे हम लोग, अब हम देखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग होता है ना वही सर्वनाम होता है, ठीक है। हिंदी में जो है कुल 11 सर्वनाम होते हैं, लेकिन सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। समझिए कुछ कौन सा सर्वनाम है, सबसे पहले इसका कुछ उदाहरण भी, जैसे जैसे 6 गो भेद होते हैं ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं मैं, तुम, वह, हम, वे, आप लोग नोट भी करते जाइए अगर इच्छा हो तो, ठीक है। निश्चयवाचक में आ जाते हैं यह, वह। अनिश्चय में आते हैं कोई, क्या, कुछ। निजवाचक में आते हैं आप, स्वयं, खुद। संबंध में आते हैं जो, सो। प्रश्नवाचक में आते हैं कौन और क्या, ठीक है। तो इतना हम बोल दिए। अब बताइए कुछ कौन सा सर्वनाम है, कुछ हम ऊपर चर्चा किए हैं, अनिश्चयवाचक, कुछ मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक। आप यह काम स्वयं करें, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, निजवाचक सर्वनाम का इनमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा, स्वयं, खुद, सेल्फ। क्या
कौन सा सर्वनाम है? क्या यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इनमें से कौन है जो सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह क्या है? सर्वनाम का उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है वह। नेक्स्ट है, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या 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 हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि क्वेश्चन मार्क। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन है जो सर्वनाम का भेद है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। 6 गो भेद होते हैं ना सर्वनाम के। मैं आप चला जाऊंगा, मैं यानी कि मैं खुद से चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप बताइए कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। आप मतलब खुद, स्वयं, खुद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? ऊपर भी चर्चा किए हैं, यह निश्चयवाचक। यह मतलब डिफिनिट, निश्चयवाचक। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, तो कोई आ रहा है मतलब अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ खा लो, कुछ मतलब डिफिनिट नहीं है कितना खा लो, कुछ खा लो मतलब अनिश्चयवाचक। मैं यह काम आप कर लूंगा यानी कि खुद से कर लूंगा, इस वाक्य में आप बताए हैं तो निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें अपना काम अपने आप स्वयं करना चाहिए, इस वाक्य में अपने आप यानी कि खुद से, सेल्फ से, तो क्या हो जाएगा? निज हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, इस वाक्य में स्वतः, खुद जान जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? खुद जान जाएगा, स्वतः ही जान जाएगा, निजवाचक। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में जिसकी उसकी कौन सा सर्वनाम है? जिसकी उसकी कौन सा है? संबंध बताता है। मोहन कुछ बोलना चाहता है, इस वाक्य में कुछ पते नहीं है, कुछ तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्या बोलना चाहता है? पता नहीं, अनिश्चय के अंतर्गत। इसमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन है? निज मतलब खुद, आप। निज मतलब खुद, आप। अब हम चलेंगे विशेषण का देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग जो विशेषण क्या होता है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है वही विशेषण है। क्या बोले? जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है वही विशेषण है। विशेषण का मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 भेद हुए। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम का बदले में जिसका प्रयोग होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। विशेषण के भेद, इनमें से कौन है जो विशेषण के भेद है? हमें बताइए। तो इनमें से विशेषण के भेद कौन है? परिणामवाचक, परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? ये विशेषण के भेद हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं अच्छा। ठीक है, ये गुण है, गुण को प्रदर्शित करता है। अधिक, अधिक कौन सा विशेषण हो जाएगा? अधिक मतलब क्या है? कोई चीज का परिमाण बताता है तो परिमाणवाचक विशेषण। वह अच्छा लड़का है, वाक्य में किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? वह अच्छा लड़का है, गुण को बताता है तो गुणवाचक। नेक्स्ट आइए, थोड़ा नमक, पता नहीं है क्या? थोड़ा मतलब परिणाम हो जाएगा थोड़ा, थोड़ा मात्रा में, तो क्या हो जाएगा? परिमाण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रामचरितमानस में अनेक मर्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण पद चुनिए। विशेषण क्या है? इसमें मर्मिक प्रसंग आए हैं। क्या है? मर्मिक प्रसंग आए हैं, बहुत ही दुखद दुखद घटना सब हुए हैं। बरसात में मेरे नगर की स्थिति नरकीय हो जाता है, इस वाक्य में विशेषण पद, तो विशेषण क्या है? नरकीय, दुर्गति। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण है। परिणाम मतलब कुछ मात्रा में यानी कि थोड़ा सा। रुचि शब्द का विशेषण क्या है? रुचि, इंटरेस्ट का विशेषण क्या हो जाएगा? रुचि शब्द का विशेषण रुचिये हो जाएगा। विशेषता ना रुचिये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 गज मलमल, कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? परिमाण। निम्न में से नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नरक शब्द का ऊपर भी देखे हैं ना, नरकीय। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। तालु शब्द का विशेषण क्या होता है? तालु शब्द का विशेषण हो जाता है तालव्य।
तालव्य। नेक्स्ट है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षा शब्द का विशेषण है उपेक्षित। क्या हो जाएगा? उपेक्षा का उपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्रिया आएंगे। क्या चीज आएंगे? क्रिया। ठीक है, क्रिया आप लोग जानते हैं टेंस, सॉरी 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 क्रिया वर्ब है। तो वर्ब हम सब समझते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या है? मोहन घर पहुंच गया। इसमें पहुंच गया किस प्रकार का क्रिया है? पहुंच गया संयुक्त है। पहुंच गया कौन सा क्रिया है? संयुक्त है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया है ना, उसमें सकर्मक इनमें से कौन? पॉजिटिव सकर्मक कौन हो जाएगा? मीना ने चिट्ठी लिखी। नेक्स्ट है मैंने रुपये दिलवाए। इस वाक्य में दिलवाएं कौन सी प्रक्रिया है? दिलवाएं जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4। कितने? 4। क्रिया से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग आते हैं वाच्य। किस पर आते हैं? वाच्य। वाच्य में बस 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लगा देते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ने से खेला जाएगा। बच्चों से खेला जाएगा यह वाक्य में कौन सा वाच्य है? बच्चों से खेला जाएगा यह वाक्य कौन सा वाच्य है? तो हो जाएगा भाव। क्या हो जाएगा? भाव। मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य कौन सा वाच्य है? मैं रोटी खाता हूँ हो जाएगा कृत्यवाच्य। क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य। तुमसे आगे बढ़ा क्यों नहीं जाता? इस वाक्य में वाच्य का उदाहरण आगे क्यों नहीं बढ़ा जाता? भाव। ठीक है। कल देर तक पढ़ा। कल देर तक पढ़ा कौन सा वाच्य है? देर तक कृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेंस समझते हैं। तो टेंस तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। काल। चलिए हम लोग इसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव देखने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को अच्छे से सभी आदमी को पता रहता है काल के बारे में। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है रहीम खाना खा रहा था, तो था लग गया तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। वह कल घर जाएगा भविष्य में जाएगा यानी कि भविष्यत काल। काल के कितने भेद होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के जो है 4 भेद होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। अगर पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। सीता खाती है, प्रेजेंट का बात हो रहा है, सीता खाती है। इस वाक्य का भूतकाल कौन सा? मतलब ये प्रेजेंट को भूत बनाना है यानी कि बीता गया यानी कि बीतना हुआ उसमें बना देना है। तो क्या हो जाएगा? सीता खा चुकी। राम खाता होगा कौन सा काल है? होगा। होगा लग गया ना, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ, संदिग्ध मतलब डिफिनिट नहीं है। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट का बात हो रहा है, वर्तमान काल हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट है मोहन आया किस काल का उदाहरण है? आया, मोहन आया सामान्य भूतकाल। वह देखता है किस काल का उदाहरण? वह देखता है वर्तमान काल। सुनीता रो रही है, ये भी वर्तमान है लेकिन वर्तमान है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है वह आया था, बीत गया ना, था लग गया तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण? 1 वर्ष जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? भविष्य का है, बात हो रहा है। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण? खा चुका था लग गया ना, तो ये भी भूत के अंतर्गत आ जाएगा। अब समझते हैं हम लोग कारक, है ना। कारक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कारक, आइए कारक में क्या होता है? सबसे पहले कारक के कितने भेद होते हैं ये समझते हैं, याद रखिएगा। बहुत सुंदर है ये एक्सरसाइज। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब सारा 8 हो जाते हैं। ठीक है। अमृता कलम से लग गया ना, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने, कर्म को, करण से। आलोक स्टेशन से आ रहा है, स्टेशन से आ रहा है, क्या हो जाएगा? आपादान। क्योंकि पेड़ से अलग होने का अगर बोध होता है ना तो आपादान हो जाएगा, नहीं तो करण हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादान, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, को गाय दी ने
में को कौन सा कारक है, को पूछ रहा है ना, तो को हो जाएगा संप्रदान। को के लिए बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर, पेड़ से पेड़ पर, में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा मित्र मुझे माफ कर दो। मित्र एक्सक्लेमेशन चिन्ह लग गया ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह लग जाता है तो हो जाता है संबोधन। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं, इस वाक्य में छात्रों को कौन सा कारक है, छात्रों को, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए। ठीक है, किसी को कुछ देता है, ये हो गया। नेक्स्ट है दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में की कौन सा कारक है, की जो है कौन सा कारक है, संबंध। विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो में हो जाएगा अधिकरण, में पर। हे भगवान एक्सक्लेमेशन चिन्ह लग गया ना, यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है, इस वाक्य में हे भगवान एक्सक्लेमेशन साइन लग गया यहाँ पे, तो कौन सा प्रयोग होता है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन में, संबोधन। वह छत से गिर गया, अलग होने का बोध होता है ना, तो क्या हो जाएगा, आपादान। राम ने भिखारी को पैसे दिए, राम ने भिखारी, इस वाक्य में को किस कारक को विभक्त करता है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को पूछता है ना। ठीक है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से हो जाएगा ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से। घर से लौटा हुआ लड़का, यानी कि घर से लौटा हुआ लड़का, आपादान। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, आपादान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है को के लिए, को के लिए, को के लिए कौन सा हो जाएगा, कर्ता संप्रदान अधिकरण कर, को के लिए बोल रहा है तो हो जाएगा संप्रदान, को के लिए। शिकारी ने बाघ को मारा, किस ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ ने कर्म, कर्ता ने है, लेकिन किसी को मारने का बोध हो रहा है तो इसमें कर्ता तो है नहीं, तो हो जाएगा क्या, कर्म। क्या पूछ रहा है, ठीक है। लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, कौन सा हो जाएगा, कर्म। संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कारक। में पर किस कारक की विभक्ति है, में पर, ऊपर भी चर्चा कितना बार किए हैं, अधिकरण। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी अलग होने का बोध होता है ना, तो क्या हो जाएगा, आपादान। 21 का बी। नेक्स्ट है लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा किस कारण का उदाहरण, किस कारक का उदाहरण है, लोगों ने चोर को मारा, कर्म। श्याम कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, वाक्य प्रकार। कौन सा आते हैं, वाक्य प्रकार, वाक्य प्रकार। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 3 होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, यानी कि मिक्सचर वाक्य कौन सा है, मिला जुला, मतलब 2-3 वाक्य को मिला के एक वाक्य बनता है, वो मिक्सचर वाक्य कौन है, तो जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा सरल वाक्य है, सरल वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, उसने अपने मित्र का घर खरीदा। नेक्स्ट है, इससे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, आप लोगों को आराम से आप लोग एक वीडियो देख लेना। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य का इनमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा, उसने कहा कि मैं नेता हूँ। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्य में कर्मवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का उदाहरण है मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य, निम्नांकित वाक्यों में संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य ऊपर भी चर्चा किए हैं, माँ सोई और शिशु खेल रहा है, या माँ जग रही है बच्चे सो रहे हैं। सरल वाक्य का उदाहरण बताना है, सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा अखिलेश्वर गीत गाता आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सरल वाक्य, सरल वाक्य ऊपर भी चर्चा किए हैं, सरल वाक्य कौन हो जाएगा, दया निधान प्रतिभाशाली छात्र है। संधि विच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट, संधि विच्छेद हम लोग देखेंगे। संधि विच्छेद मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ कर बनाना,
संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ तोड़ कर बनाना। संधि विच्छेद बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए संधि विच्छेद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम अच्छे से संधि विच्छेद को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं संधि क्या होता है, ठीक है। तो दो अक्षरों की आपस में मिलाने से उनके रूप और उच्चारण में परिवर्तित हो जाता है, या दो वर्णों के मेल से बने हुए विकार को संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए गण यहाँ क्या है, मान लीजिए यहाँ पर गणेश है, क्या है? गणेश है। गणेश, तो गणेश किससे मिलकर बना है? गण आ प्लस इस, किससे बना है? गण आ प्लस इस से मिला है, तो गणेश हो गया। इसी प्रकार का होता है, ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। याद रखिए, इतना याद रखना है संधि में। हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। वैसे अगर स्वर संधि का बात कीजिएगा तो उसका भी 5 भेद होता है, उतना आप लोग डीपली नहीं जाना है, बस इतना ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, जलाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जलाशय, जलाशय का संधि विच्छेद होता है जल आ प्लस आशय, जल आ प्लस आशय। उत्जोरनत, उत्जोरनत यानी कि उन्नत हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, इससे बाहर पूछ भी नहीं करेगा, ये गारंटी है। तो 10th और 12th दोनों के लिए रामबाण है। कोई भी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी जिसमें हिंदी पूछता हो, ये वीडियो है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। हिमालय का संधि विच्छेद, हिम प्लस आलय। कहाँ है हिम प्लस आलय? खोजिए सी नंबर में। अत्यधिक, अति, अति हो जाएगा, अति जोर अधिक, यानी कि क्या हो जाएगा? अत्यधिक, अति जोर अधिक, ठीक है। अति जोर अधिक, अत्यधिक। नयन, ने जोर अन, याद रखिएगा ये सब। नयन क्या हो जाएगा? ने जोर अन। पवन, पो जोर अन। परोपकार, पर जोर उपकार, ये भी याद रखिएगा। परोपकार, पर जोर उपकार। संधि में क्या होता है? संधि में क्या होता है? संधि में टूट फूट होता है, मतलब विच्छेद होता है। नेक्स्ट है अ प्लस ए में कौन सा अक्षर बनेगा? अ प्लस ए से कौन सा अक्षर बनता है? अ प्लस ए से कौन सा अक्षर बनेगा? ए, है ना? ए, अ, ए, ठीक है। परम जोर औसत, परमौसत, कौन सा संधि है? कौन सा संधि का, यानी कि ये स्वर संधि में कुछ होगा, तो स्वर संधि में कौन सा होगा? वृद्धि संधि। अति जोर अंत, अत्यंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अति जोर अंत, अत्यंत, यानी कौन सा हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ जोर सॉरी ई जोर अ में क्या बनेगा? ई जोर अ से क्या बनेगा? आप लोग अपने भी कर करके देख लिए, प्रैक्टिकली करके देखिए क्या बनेगा? य बनेगा। ने जोर अन, नयन, कौन सा संधि है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है ये। कौन सा संधि है? नयन अयादि संधि है। दिक जोर अंबर, दिगंबर, क्या हो जाता है? दिक जोर अंबर होता है क्या? दिगंबर। नेक्स्ट है दिक जोर गज, कौन सा संधि है? दिग्गज, कौन सा संधि है? दिग्गज जो है व्यंजन संधि है। परीक्षा, परि जोर इच्छा, परि जोर इच्छा, ध्यान रखना है हर्षीकार होगा, क्या होगा? हर्षीकार होगा, दीर्घिकार नहीं मारिएगा। परि हर्षीकार, हर्षीकार आ प्लस दीर्घिकार, ठीक है। नेक्स्ट है पीताम्बर, पित्त जोर अंबर, पीताम्बर का क्या होता है? पित्त जोर अंबर। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का हो जाता है राम जोर अयन, आयन नहीं मारेगा, राम जोर अयन। नेक्स्ट है लंबोदर, कौन सा संधि है? लंबोदर, लंबोदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हो जाएगा लंब जोर उदर। स्वागत, सु जोर आगत, क्या हो जाएगा? सु जोर आगत हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय की संधि विच्छेद, विद्या आ प्लस आलय। ज्योतिर्गमय का उदाहरण है, ज्योतिर्गमय कौन सा संधि का उदाहरण है? ज्योतिर्गमय विसर्ग संधि का, ज्योति विसर्ग लग जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है ना, तो स्वर संधि का उदाहरण नहीं कौन हो जाएगा? वाक्पति। स्वर संधि का उदाहरण है नहीं है वाक्पति, जबकि है कौन हो जाएगा? बधुत्व। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा दुह जोर गंध, विसर्ग संधि। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम जोर गम, संगम। अंतःपुर, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अंतः जोर पुर, अंतःपुर। शब्द का संधि मनोह, मनोहर शब्द का, मनोहर, मनः जोर हर, विसर्ग संधि 27 का बी हो जाएगा, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 ठो, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। महौजस्वी का संधि विच्छेद, महौजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा जोर ओजस्वी। पीतंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पीतंबर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पित्त जोर अंबर। पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा पम जोर चम,
याद रखिए कितना अच्छा है, यही से पूछा जाता है ना भाई। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा सूज और अर्थ। संधि में किनका प्रयोग होता है? संधि में किनका प्रयोग होता है? संधि में किसका प्रयोग होता है? संधि में दो वर्णों का प्रयोग होता है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि जोर अपि। यद्यपि का क्या होता है? यदि जोर अपि। पयोधर शब्द का पयः जोर धर विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संधि का समान अर्थ क्या होता है? संधि का समान होता है, संधि मतलब मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल, जुटना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग विलोम शब्द। तो विलोम तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, जैसे उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, तो रात का दिन, यही सब आप कर लीजिएगा विलोम। हम आते हैं सबसे अच्छा हम लोग आते हैं ये भी कर लीजिएगा, पर्यायवाची भी कर लीजिएगा आप लोग। पर्यायवाची से बहुत पूछा जाता है, जैसे दूध का क्या होता है? तो दूध का होता है क्षीर, ये सब भी याद रखिएगा पर्यायवाची। हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट समास की तरफ, जिससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय हिंट दे देते हैं, याद रखिएगा। उपसर्ग जो है, उपसर्ग पहले रहता है। क्या होता है? उपसर्ग पहले, ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है। जैसे गैर हाजिरी, क्या है? गैर हाजिरी, तो इसमें क्या हो जाएगा? गैर, उपसर्ग पहले लगता है, ये याद रखिए। और एक होता है प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है वह बाद में लगता है। प्रत्यय जो है वह बाद में लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। जैसे बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? बी, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, या बिल, जे भी हो। उसके बाद आते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय बाद में, जैसे फैलाव, तो अंतिम में आव है, तो अंतिम में क्या हो जाएगा? आव। तो इन्हीं को उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में लगता है। वेरी गुड। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इस वाली नहीं पूछता है। कुछ समास हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? समास, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समास से और इनके भेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए समास को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं समास क्या होता है। क्या समझेंगे? समास, समास जो होता है, दो या दो से अधिक जब पद अपने विभक्त चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाता है, वही समास होता है। जैसे राजा की कन्या, हम लिखते हैं राजा की कन्या, बराबर क्या होगा? राजकन्या भी लिख सकते हैं, तो यही समास है। और समास के 7 ठो भेद होता है, याद रखिएगा। कितने भेद होता है समास को? 7 ठो भेद होता है। कौन सा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व और नए समास, ठीक है। नए समास से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 7 ठो होता है, समझ गए ना? ठीक है, साथ चलते हैं और करते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मुंह तोड़। मुंह तोड़ जो है वो हो जाता है तत्पुरुष समास। क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है जिस समास में अंतिम शब्द यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास। जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे मुंह तोड़, तो तोड़ जो है तोड़ दिया, मुंह उसका तोड़ना, तोड़ना अंतिम पद है, प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दूसरा में है नीलकंठ। क्या है दूसरा में? नीलकंठ। कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास है, यानी कि कोई अपना अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण करता है, उसे नीलकंठ कहते हैं। जैसे शंकर जी का नीलकंठ नाम है ना, तो नीलकंठ से आप लोग क्या समझ, शंकर जी समझ आते हैं। तो नीलकंठ जो अपने अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता है, वही बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है मुंह चोर में कौन सी समास है? मुंह चोर में जो है तत्पुरुष समास होता है। चोर अंतिम पद प्रधान है, तत्पुरुष समास। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में भी तत्पुरुष समास है। गंगा जी का तो है, ठीक है, लेकिन क्या? तो जल, यानी कि अंतिम पद प्रधान है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में जो है ये भी तत्पुरुष समास है। क्यों? पुस्तक तो है, लेकिन आले लगा हुआ है, पुस्तकों का घर, तत्पुरुष समास, यानी कि आले महत्वपूर्ण है, अंतिम पद प्रधान है, तत्पुरुष समास। हाथों हाथ, याद रखिएगा, जिसमें भी बीच में डैश लग जाएगा ना, जिसमें भी बीच में डैश लग जाता है, सॉरी 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 सॉरी, वो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे बीच में अगर जिसको डैश लग गया, समझिए द्वंद्व समास है। लेकिन इसमें हाथों हाथ का बात हो रहा है ना, द्वंद्व का चर्चा नहीं ना है, तो अवयवी भाव मारिएगा। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, और जो भी होता है वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे हाथों हाथ हो गया, यथाशीघ्र हो गया, प्रतिदिन हो गया, बेकाम हो गया, अकारण हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नीलकमल। नीलकमल किस समास के अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि। तो नीलकमल से समझ जाते हैं ना अपने लोग, जो विष्णु भगवान का बात हो रहा है, ठीक है। धर्म विमुख में कौन सा समास है? धर्म से विमुख कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, विमुख,
ठीक है, अलग। शंखनाद में कौन सा समास है? शंखनाद यानी कि शंख बजाना, नाद करना, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्र में शेखर, बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर यानी कि जिसके शिखर पर चंद्र हो, शिव जी। बिना पानी, माता सरस्वती का बात हो रहा है तो बहुब्रीहि समास। लोटा डोरी बीच में लग गया ना तो द्वंद्व समास हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। लोटा डोरी याद रखिएगा, जैसे माता डैश पिता, बीच में डैश लग गया ना, द्वंद्व समास। जिसमें बीच में डैश लगा मारिएगा द्वंद्व। दाल भात, भाई बहन। सभा भवन में कौन सा समास है? सभा के लिए भवन यानी कि क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। भवन इंपोर्टेंट है, अंतिम पद प्रधान है। शोकाकुल, शोक से व्याकुल, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। 10 मुख कौन सा समास हो जाएगा? 10 मुख कौन सा समास हो जाएगा? 10 मुख यानी कि रावण, बहुब्रीहि समास हो गया। 10 मुख से इंडिकेशन होता है ना रावण का। नीलांबर, नीला हो अंबर जिसके, यानी कि क्या हो जाएगा नीलांबर में? बहुब्रीहि समास। हिमालय, हिम में हिम जोर आले, कौन सा समास है? हिमालय, हिम जोर आले यानी कि तत्पुरुष समास। हम एक बार समास को जितने भी सब्जेक्टिव बनते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले था तत्पुरुष समास, ठीक है। समास के सबसे पहले समझिए 7 गो भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता है जिस समास में अंतिम शब्द यानी कि उत्तर पर प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, यानी कि मनोहर, मन को हरने वाला। अंतिम पद प्रधान है ना, उत्तर पद प्रधान है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास। तो कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसीलिए इसमें प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है। जैसे महाकाव्य, महान है जो काव्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। बीरबाला, वीर है जो बाला। इसी प्रकार बहुब्रीहि में इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद को छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता है, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, भगवान शिव जी का बात हो रहा है। दशानन, रावण का बात हो रहा है। लंबोदर, गणेश जी का बात हो रहा है। नेक्स्ट होता है अव्ययी भाव। इसका पहला पद अव्यय होता है और यह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भी बोल दिए हम लोग। द्वंद्व में आते हैं, बीच में डैश लग जाएगा ना, द्वंद्व समास है। इसके सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे राधा कृष्ण, पाप पुण्य, लाभ हानि, ठीक है। एक होता है द्विगु समास। इसका पूर्व पद संख्या वाचक होता है, जैसे जिससे संख्या का इंडिकेशन होता है। जैसे छमाही, 6 का इंडिकेशन होता है ना। दोपहर, 2 का निरूपण होता है ना। चौराहा, 4 का निरूपण होता है ना। नवग्रह, 9 का होता है ना। त्रिकाला, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाले। इससे पंचमुख, 5 भुजा वाले, 5 मुखों वाले। तो ये सब जैसे जिसमें संख्या का इंडिकेशन होगा ना वो हो जाएगा द्विगु। और नए समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद जो होता है निषेध सूचक होता है, नकारात्मक होता है, उसे नए समास कहते हैं। इसमें नकारात्मक का स्पष्ट होगा ना उसे नए समास कहेंगे। जैसे आजन्मा यानी कि 9 जन्मा हुआ है। नापसंद, पसंद नहीं है। अचल मतलब जो नहीं चल सकता है, जिसमें 9 लग जाएगा ना, नए समास है। इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। इतना अगर हिंदी व्याकरण का सीरीज आप लोग कर लेते हैं 10th और 12th या भी जितने भी एग्जाम होते हैं तो आप लोग के लिए रामबाण सीरीज साबित होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।